हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एलएलएम को कैसे फाइन ट्यून करते हैं इसे समझने वाले हैं। इसे हम हगिंग फेस लाइब्रेरी की हेल्प से करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं आखिर फाइन ट्यूनिंग होती क्या है। इसी के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई एक पेशेंट है जिसके सिम्टम्स हैं जॉइंट पेन, स्किन रैश और सन सेंसिटिविटी। अगर वो अपने इनपुट को बेस मॉडल यानी एलएलएम में देता है तो उससे एक आउटपुट आता है कि मे बी एलर्जी हो सकती है। वहीं ये सेम इनपुट अगर वो एक दूसरे फाइन ट्यून मॉडल को देता है जिसको स्पेसिफिकली ट्रेन किया गया है एलर्जी के डेटा पे, तो वो मॉडल जो है बेटर आउटपुट देगा जो मॉडल बेस मॉडल है उससे, क्योंकि बेस मॉडल के ऊपर कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है एलर्जी डेटा के ऊपर। वहीं फाइन ट्यून मॉडल को स्पेसिफिकली ट्रेन किया गया है, वो मास्टर है इस चीज का एलर्जी डेटा के ऊपर, तो उसने एक बेटर आंसर दिया। इसीलिए हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम लोग एलएलएम को समराइजेशन टास्क के लिए फाइन ट्यून करने वाले हैं। यानी कि कोई एक बड़ा पैराग्राफ अगर आप इनपुट करोगे तो वो उसकी समरी आपको प्रोवाइड कर देगा। अब चलिए डेटा सेट के बारे में समझ लेते हैं। ये हगिंग फेस का डेटा सेट है जिसमें ऑलमोस्ट 15,000 रोज है। इसमें तीन कॉलम है, आईडी, डायलॉग और समरी। इसमें से आईडी हमारी किसी भी यूज की नहीं है, लेकिन ये डायलॉग और समरी में, जैसे डायलॉग में समरी पैराग्राफ दिया हुआ है या दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन दिया हुआ है, वहीं समरी में उसका समराइज वर्जन दिया हुआ है। इसमें हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे ताकि वो उसको सीख सके। उसके बाद जब हम उसको एक नया इनपुट दें तो उससे वो प्रिडिक्शन करके समरी जनरेट कर सके। तो हम लोग चलिए इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये आप सारा कोड हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कैगल नोटबुक में। इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो गूगल कोलैब में, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ी हेडिंग डाली हुई है तो इसलिए यहाँ पे हम कोलैब पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेम कोड कोलैब पे भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये सारे हमने यहाँ पे सेल लिख रखे हैं। क्या स्टेप्स होने वाले हैं, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, लोड करना, मॉडल टोकनाइजर को, डेटा सेट को लोड करना, टोकनाइज करना, सारे स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक एक करके मैं खाली कोड फिल करना है और समझाते हुए आगे चलेंगे। ये खाली 10 स्टेप का एक छोटा सा प्रोसेस होता है जो लगभग हर बार सेम ही रहता है। तो अगर अभी एक बार मॉडल को फाइन ट्यून करना सीख ले तो ऑलमोस्ट नॉलेज जो होती है रिपीटेबल होती है। इसको स्टार्ट से बिल्कुल स्टार्ट समझते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, सिर्फ सिंपल कुछ लाइब्रेरीज को यहाँ पे इसके इन्वायरमेंट में कैगल में इंस्टॉल किया है, ठीक है। ये आप सिंगल कमांड नोटबुक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप वहां से सेम कोड को रन कर सकते हो। ये पिप इंस्टॉल करके कुछ बेसिक लाइब्रेरी है ट्रांसफॉर्मर और डेटा सेट वाली, ये हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ समझने लायक नहीं। हम स्टार्ट से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं पहले सेल से। जो कोड आपको ये कोड भी आप वहां पे रन कर सकते हो कोलैब में, और फिर यहाँ से भी आपको सारा सेम लिखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना, ठीक है। हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम एक एक चीज समझाते चलेंगे और साथ में कोड करते चलेंगे। फ्रॉम डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड डेटा सेट। डेटा सेट, अच्छा इसका काम क्या होता है कि आपको डेटा सेट कहीं से तो लाना है, तो हम हगिंग फेस से डेटा सेट लाने वाले, ये वो डेटा सेट है तो उसको फेच करने के लिए लोड डेटा सेट का हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉर्च को इंपोर्ट कर लेते हैं, पाई टॉर्च वाला इंपोर्ट टॉर्च। उसके बाद फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट ऑटो, ये सब एक्सप्लेन करेंगे आपको, पहले लिख लें। ऑटो टोकनाइजर, ऑटो टोकनाइजर कॉमा ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस, सीक्वेंस टू सीक्वेंस एलएम, ठीक है। इसको रन हो गया ये तो, चलिए कोई नहीं। आप देखिए इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर से हमने फ्रॉम होगा यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मर ऑटो टोकनाइजर और ऑटो मॉडल सीक्वेंस टू एलएलएम ले लिया। ये क्या होता है, सीक्वेंस टू सीक्वेंस वाला क्यों लिया, क्योंकि आपको करना क्या है, समरी से समरी जनरेट करनी है ना। यानी कि होता क्या है, आपने एक बड़ा पैराग्राफ दिया, उसके बाद उसने आपको समरी जनरेट करी, तो दोनों टास्क जो होते हैं सीक्वेंस टू सीक्वेंस वाले हैं। यहाँ पे आप कोई एक वर्ड का जैसे आप क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हो, सीक्वेंस से ही है, एक दूसरे आप सीक्वेंस जनरेट कर रहे हो, तो इसलिए सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल ले लिया। जो मॉडल आप लोड करोगे उसका टोकनाइजर लोड करने के लिए ऑटो टोकनाइजर लोड कर लिया। ये दोनों आपको ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इनको एज इट इज हमको लेना होता है। हाई हाई लेवल एपीआई है, इसके अंदर सारा कोड रैपर है बेसिकली। अब इसके बाद फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट डेटा कोलेटर। अच्छा डेटा कोलेटर हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हर एक जो सीक्वेंस बनेगा वो अलग अलग साइज का बनेगा, तो सबको सेम साइज का लाने के लिए हम लोग डेटा कोलेटर का यूज करते हैं, सीक्वेंस टू सीक्वेंस, ठीक है। फ्रॉम, बाकी जब इसका यूज करेंगे तो इसमें और एक्सप्लेन कर देंगे। ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट, इंपोर्ट ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स कॉमा ट्रेनर। इसमें क्या होता है, जैसे ये ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स है, इसका मतलब क्या होता है कि जो आप मॉडल में क्या कितने इपॉक्स के लिए चलाना है, क्या लर्निंग रेट रहने वाला है, वो सारे आर्गुमेंट आप इसमें देते हो। तो ये ट्रेनर क्या होता है, वो फाइनल ट्रेनिंग लूप होता है, जैसे ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनर के लिए यूज करते हैं। तो ये ट्रेनिंग सारे आर्गुमेंट इस ट्रेनर के अंदर पास कर देते हैं हम लोग, ठीक। इसके अंदर ये सब कोड एक्जैक्ट लिखेंगे ना, इसका तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी खाली इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी। फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इंपोर्ट पाइपलाइन, ठीक है। ये क्या होता है, जब आपको मॉडल बिल्कुल ट्रेन हो जाएगा तो जो मॉडल ट्रेन हो जाएगा, फाइन ट्यून हो जाएगा, फाइन ट्यून होने के बाद जो मॉडल आएगा उसको हम पाइपलाइन की हेल्प से इन्फ्रेंस के लिए यूज करने वाले हैं। ये पाइपलाइन इसलिए इन्फ्रेंस के लिए यूज होती है, इसमें आप खाली अपना टोकनाइजर दे दो, साथ में अपना मॉडल दे दो, और जो आपको टेक्स्ट का बेसिकली समरी जनरेट करानी है वो आप प्रोवाइड करा दो। ये अपने आप सारा सारा इन्फ्रेंस करके सीधा आपको आउटपुट प्रोवाइड करा देता है। ये हाई लेवल एपीआई है, ये भी ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल होती है, ठीक है। अब कुछ वार्निंग्स आती है, उनको सप्रेस करने के लिए इंपोर्ट वार्निंग्स, वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स, इसके अंदर में इग्नोर लिखना होता है बस, ठीक है। आप देखते हैं कुछ टाइपिंग एरर तो नहीं। ठीक है, तो बस इतनी लाइब्रेरी चाहिए। कोड बहुत ही ईजी होने वाला है, सब दो दो पांच पांच लाइन के कोड है, लेकिन एक बार आप समझ लोगे तो आप कोई भी मॉडल फाइन ट्यून कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे कुछ टाइपिंग आई, ऑटो मॉडल सीक्वेंस टू सीक्वेंस में एस ई क्यू होगा, यहाँ पे ई क्यू होगा। आप रन करते हैं इसको, ठीक है।
ठीक है, लोड हो गया। अब अगले हम लोग स्टेप चलते हैं। यहाँ पे बेसिक लाइब्रेरी इंपोर्ट की सबसे पहला काम होता है, हमें मॉडल और टोकनाइजर चाहिए। या आखिर मॉडल और टोकनाइजर यहाँ पे हैं हगिंग फेस में, और हमें कहाँ पे लाने हैं, यहाँ पे लाने हैं। तो कैसे लाएंगे, यहाँ आपने यहाँ पे देखिए दोनों को यूज किया था ना, ऑटो टोकनाइजर और ये, यही दोनों आपको टोकनाइजर और मॉडल को लोड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का हम लोग यूज करने वाले हैं। सबसे पहले अपने मॉडल का नेम देते हैं जो हम यूज करने वाले हैं इस काम को, मतलब फाइन ट्यूनिंग के लिए कोई आप एक मॉडल तो लोगे बेस मॉडल, उस पर फाइन ट्यून होता है ना, तो हम जो लेने वाले हैं T5 स्मॉल लेने वाले हैं, गूगल का है ये T5 स्मॉल। अब आप सोचोगे हम यही क्यों लिया, क्योंकि इसमें पैरामीटर कम होते हैं, समझ रहे हो आप। आपके पास देखिए, अगर आपके पास मल्टीपल जीपीयू हो तो आप T5 का लार्ज भी ले सकते हो। अगर आपके पास और भी ज्यादा रिसोर्स है तो आप कोई बड़ा मॉडल ले लो, लामा फाइन ट्यून कर लो। लेकिन हमारे पास रिसोर्स नहीं, हम कैगल या जो, अगर आप कोलैब या कैगल पे करने वाले हो, या फिर आपके पास 8 GB से कम ग्राफिक कार्ड का जीपीयू है, तो आप इससे बड़ा मॉडल ट्रेन करने में बहुत टाइम लगेगा। इस T5 स्मॉल को ही ट्रेन करने में आधे घंटे से ज्यादा लगता है। ठीक है, तो हम लोग T5 स्मॉल करने वाले, प्रोसेस आप समझिए, प्रोसेस सेम रहने वाला है मॉडल को ट्रेन फाइन ट्यून करने का। टोकनाइजर, आप सबसे पहले टोकनाइजर लोड करते हैं, ऑटो टोकनाइजर, ठीक है, डॉट फ्रॉम प्री ट्रेन, क्योंकि पहले से ट्रेंड होता है मॉडल। अब हम क्या करते हैं, सब मॉडल का नेम दे देते हैं। मॉडल का नेम हमने ऑलरेडी एक बार लिख लिया है, ताकि हर बार बार लिखना ना पड़े, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, ये हो गया उसका टोकनाइजर लोड कर लिया। अब हमें मॉडल लोड करना है, तो मॉडल लोड करने का वही प्रोसेस है, ऊपर जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस टू सीक्वेंस डॉट फ्रॉम प्री ट्रेन, इसके अंदर भी वही मॉडल का नेम आपको देना होता है, मॉडल चेक पॉइंट। ठीक, अब मॉडल को हमेशा आप जीपीयू में रन करना चाहते हो, इसलिए इसको डॉट टू कूडा में मूव करा दो, यानी जीपीयू में मूव हो जाएगा आपका मॉडल। ठीक, यही दो वैल्यू आपको देनी होती है। ठीक, अभी देखिए मॉडल डाउनलोड करने लगा, कहाँ से, यहाँ पे हगिंग फेज में। तो एरर आई देख लेते हैं पहले, ऑटो मॉडल फॉर सिक क्या था ये नेम, यहीं पे कॉपी कर लेते हैं, वरना कुछ टाइपिंग एरर हो गई लग रहा है यहाँ पे। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अभी मॉडल डाउनलोड कर रहा है। ठीक, ये देखो 242 मिलियन पैरामीटर है बस। आजकल के मॉडल आपने देखे होंगे बिलियंस ट्रिलियन पैरामीटर होते हैं, उसके लिए आपको मल्टीपल जीपीयूज को रेंट करना होगा सर्वर्स पे, और उसके बाद ही आप उसको फाइन ट्यून कर पाओगे। तो अगर आप कहीं किसी कंपनी ज्वाइन करते हो, वहां पे अगर आपको ये टास्क मिलता है, तो आपको रिसोर्सेज भी मिलेंगे। प्रोसेस आप समझ लो, फाइन ट्यून आप खुद से कर लोगे। ठीक है, तो आपने मॉडल नेम चुना, वो मॉडल को आपने हगिंग फेस से, ये जो मॉडल था कहाँ गया, हाँ ये T5 स्मॉल, ये है, वो देखिए वो मॉडल। एक गूगल यहाँ से आपको कॉपी करके उसका नेम मिल जाएगा। ठीक, ये देखिए इतना पॉपुलर है ये T5 स्मॉल, गूगल का है ये। इसमें देखिए ऑलमोस्ट 28 लाख टाइम लास्ट मंथ में ऑलरेडी यूज हो चुका है, यानी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मॉडल है। क्योंकि रिसोर्सेज कम लेता है, इसलिए सबको इसका यूज करते हैं प्रैक्टिस के लिए और छोटे मोटे इन्फ्लुएंस के लिए। ठीक, इसके बारे में आप सब कुछ पढ़ सकते हो, सब कुछ नीचे दिया हुआ है, पेपर कोड सारा कुछ अवेलेबल रहेगा। इसके कितने क्या पैरामीटर में ट्रेन किया गया था, किस डॉक्यूमेंट में ट्रेन किया गया था, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। ठीक है, बहुत छोटा मॉडल है, 60 मिलियन पैरामीटर्स के आसपास का। ठीक, अब देखिए हमने एपिक पेन को यूज किया कुछ समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमने क्या किया, मॉडल जो यूज किया T5 स्मॉल किया। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसी से लिमिटेड नहीं रह सकते। अब आपको ये देखिए, ये तो बहुत कम मॉडल है, आपको बताया दिखाया भी, ये 60 मिलियन पैरामीटर्स का। यहाँ पे मत जाइए, कुछ और यहाँ पे लोड हो रहा है, 60 मिलियन पैरामीटर्स का मॉडल है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे आई थिंक ये सेफ टेंसर मॉडल के सारे टेंसर वगैरह लोड कर रहा है, तो 60 मिलियन इसमें टोटल पैरामीटर है। ठीक है, हमने इसीलिए इसको चुना क्योंकि इसमें रिसोर्सेज कम लगेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा है भी नहीं। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा आप क्या क्या ट्रेन कर सकते हो, ये T5 जो मॉडल होते हैं ये गूगल के मॉडल है, आपको मालूम है, अभी दिखाया है, ये देखिए यहाँ पे गूगल ये लिखा हुआ है, ये गूगल के मॉडल है। आप इसमें जगह फेसबुक के मॉडल बार्ट वगैरह यहाँ ट्रेन करना चाहो, तो यहाँ पे नेम पे आप सिंपल लिख सकते हो। ये जब आपको इस साथ नोटबुक शेयर करेंगे तो सारा कोड कमेंट सेक्शन में लिख के दे देंगे, आप क्या क्या मॉडल एक्स्ट्रा ट्रेन कर सकते हो। ठीक, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, फेसबुक के मॉडल ट्रेन कर सकते हो, स्लैश वहाँ पे उसका नेम होता है जैसे बार्ट केस, वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप ये T5 का ही T5 लार्ज ट्रेन कर सकते हो, फ्लैन T5 यूज कर सकते हो। ये सब कहाँ पढ़ने, अगर आपको पढ़ना है ये किस काम के लिए यूज होते हैं, सिंपल हैगिंग फेज में जाके आप सब देख सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज होने वाला है। ये जो नोटबुक आपके साथ शेयर करेंगे, ये सारा कोड जो आज लिखने वाले हैं, इसमें बेसिक बेसिक थोड़े थोड़े एक एक लाइन के चेंज हो जाएंगे, और ये कोई भी मॉडल फाइन ट्यून हो जाएगा। ठीक, तो हम अभी T5 स्मॉल के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप T5 लार्ज के लिए या फिर बार्ट केस के लिए किसी के लिए भी फाइन ट्यून कर सकते हो। फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको सारा पहले ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, ये कौन कौन से मॉडल आप ट्रेन कर सकते हो सबका यहाँ पे मेंशन दिया हुआ है, आप इसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, और एक सिंगल चेंज आपको करना होता है, बोला था एक एक लाइन का कोड होता है, बस वही चेंज करना है। तो क्या चेंज करना है ये आपको आगे बता देंगे, बाकी यहाँ पे सब लिखा भी हुआ है। एक सिंपल सा कीवर्ड होता है समराइज, जब आप ये किस मॉडल में आपको ट्रेन करते हो समराइज मेंशन करना है, किसमें नहीं मेंशन करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। कहाँ पे मेंशन करना है वो भी आपको आगे स्टेप में बता देंगे, बस उतना ही चेंज आप करोगे तो आप कोई भी मॉडल को ट्रेन कर सकते हो, सॉरी फाइन ट्यून कर सकते हो। ठीक, जहाँ जहाँ पे हम ट्रेन बोले उसको फाइन ट्यून नहीं समझना, वो मिक्स हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये नोटबुक आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा डेटा सेट है जिसपे लोड ट्रेन करने वाले फाइन ट्यून करने वाले डायलॉग और समरी का डेटा सेट, इसको लोड कर लेते हैं, लोड सैमसंग डेटा सेट। ठीक है, इसके लिए सिंपल एक लाइन का कोड होता है, डेटा सेट इक्वल टू लोड डेटा सेट। इसके अंदर आपको सिंपली यहाँ से नेम कॉपी करना होता है, कहाँ गया ये, और बस यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है इसके अंदर ब्रैकेट में ये। ठीक, इसको आप रन करोगे तो डेटा आपका लोड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से डेटा को रीड करता है। ठीक है, डेटा आपका लोड हो गया। ठीक है, अब आपको टोकनाइज करना है डेटा, क्योंकि ये देखिए डेटा जो है यहाँ पे देखिए आप ये देखिए ये सारे डेटा जो कि आपको टेक्स्ट में दिया हुआ है ना, टेक्स्ट तो मॉडल हमारा समझता नहीं, हमको इन सबको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टोकनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस हमें करना है।
ठीक है, टोकनाइज करने के लिए सिंपल कोड बहुत ईजी रहने वाला है, यही आप हर बार यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको बेसिकली कोड नीचे से पहले स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक, देखिए डेटा सेट को हमने लोड किसमें किया, डेटा सेट वेरिएबल में किया है ना। तो हमें करना क्या है, डेटा सेट डॉट मैप। मैप तो आपको मालूम है पाइथन में आप यूज करते हो। यहाँ पे एक ऊपर हम एक मेथड लिखने वाले हैं टोकनाइज, ठीक है, जिसका नेम होगा टोकनाइज कंटेंट। ये क्या है अभी, अब मेथड का नेम है जो भी मेथड लिखने वाले हैं। और बैच इक्वल टू ट्रू, बैच इक्वल टू ट्रू, ये क्या होता है अभी आपको बताएंगे। ठीक है, एक ऊपर मेथड लिखेंगे जिसमें हमारे डेटा सेट डॉट मैप मतलब एक एक करके सारा डेटा पास होगा इस टोकनाइज करने का, ये हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। आपको लिख के दिखा देते हैं, नहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, खाली इसकी बॉडी लिख के छोड़ देते हैं टोकनाइज कंटेंट। इसमें ये डेटा जो पास होगा, ये डेटा सेट एक एक करके इसको डेटा में रिसीव करेंगे हम। ठीक है, और अभी के लिए हम यहाँ पे पैस लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे टोकन सारा डेटा सेट से एक एक करके सारा डेटा यहाँ पे जाएगा रो के वाइज, यहाँ पे डेटा, और यहाँ अंदर जो कुछ कोड हम पास की जगह लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न होकर हमारे डेटा सेट आएगा, उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे टोकनाइज डेटा सेट में, क्योंकि टोकनाइज होने के बाद आएगा टोकनाइज डेटा सेट। ठीक है, इसमें हम लोग स्टोर कर लेंगे। अब हम लोग इसका मेन कोड लिखते हैं, जब एक एक करके डेटा सेट के रोज इसमें जाएंगे तो क्या प्रोसेस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, अब देखिए ये जो मॉडल्स होते हैं ना, कोई भी मॉडल हो, जैसे हमने अभी T5 स्मॉल को फाइन ट्यून कर रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेटा को मांगते हैं। यहाँ पे तो क्या सिंपल कॉलम बना के आपने डेटा दे दिया, लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उस मॉडल में, उस फॉर्मेट में जिसमें मॉडल को रिक्वायर्ड होता है। तो सबका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, तो कैसे मेंशन करते हैं, कैसे मतलब चेंज करते हैं उसको देखिए। अब डेटा के अंदर हमारा डेटा आ गया, तो डेटा में तो दो कॉलम तो वही होंगे जो यहाँ पे थे, एक डायलॉग एक समरी, तो उसको निकाल लेते हैं सबसे पहले तो हम। तो डेटा इसके अंदर से हम सबसे पहले डायलॉग निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसको स्टोर कर लेते हैं एक हम लोग वेरिएबल में, जिसका नेम रखते हैं, इसका नेम रख देते हैं डायलॉग्स रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, दूसरा एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें समरीज निकाल लेते हैं सारी डेटा के अंदर से, समरी, क्योंकि कॉलम का नेम यहाँ पे देखिए, कॉलम का नेम क्या है, समरी है ना, समरी निकाल लिया। ठीक, तो डायलॉग और समरी हमारे इन दो वेरिएबल में आ गए। ठीक, अब देखिए अब एक हम लोग लूप चलाएंगे फॉर डी इन डायलॉग्स, क्योंकि देखिए इस डेटा के अंदर हाँ इस डेटा के अंदर देखिए मल्टीपल डायलॉग्स है ना, वो सारे एक्सट्रैक्ट करेंगे। आई थिंक मैंने यहाँ स्टार्टिंग बोला है डॉट मैप से वन बाय वन रो जाएगा, वन बाय वन नहीं जाएगा, एक बार में डेटा जाएगा, बैच के फॉर्मेट में जाएगा। ये बैच टू बताना भूल गया था इसलिए कंफ्यूजन हो गया। बैच टू आपने मेंशन कर रखा है, इसका मतलब है कि बैचेस में डेटा जाएगा यहाँ डेटा में, और उसके बाद यहाँ पे लूप चलेगा। जैसे मान लीजिए 64 के बैच में डेटा गया, वो सारे 64 के डायलॉग यहाँ डायलॉग में निकाल लिए जाएंगे, और 64 रोज समरीज के यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप डायलॉग में आप लूप चला रहे हो तो डी बेसिकली 64 टाइम चलेगा, और एक एक करके डायलॉग डी में आते जाएंगे। ठीक, अब देखिए तो डी में हमारा डायलॉग आ गया। ठीक, अब हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले तो, अब सबसे पहले हम चलते हैं इफ डी, यानी डायलॉग में कुछ है एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग सॉरी, हाँ तो यहाँ पे हम करना क्या है बेसिकली, समराइज कीवर्ड ऐड करना होता है आगे, ताकि मॉडल को पता लग सके कि हम समराइज का टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे समराइज का टास्क के लिए एक समराइज कीवर्ड लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस देना होता है। अब ये इसी तरह का फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये टेम्पलेट है, इसमें मॉडल को ट्रेन किया गया था, तो इसी से मॉडल को फाइन ट्यून किया जाएगा। ठीक, प्लस जो मॉडल का डायलॉग था डी, इसको हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे। बेसिकली बेसिकली हुआ क्या, अगर आप यहाँ पे समझना चाहो तो जैसे कोई एक सेंटेंस था, मान लीजिए माई नेम इज मॉडल। ठीक है, ये कोई सेंटेंस था, तो आपको करना क्या होता है, फॉर डी इन डायलॉग्स एक एक करके मॉडल में ये जो सेंटेंसेस थे डायलॉग्स थे ये आएंगे। तो पहला वाला जैसे ये था, पहला ये आ गया, तो हमें करना क्या, इसके आगे इसके फ्रंट में समराइज वर्ड ऐड कर देना है। तो ये हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया, समराइज में प्लस कर दिया, ये एक्स नहीं होगा डी होगा। तो हमने क्या कर दिया, डी डी क्या था, ये था माई नेम इज मॉडल, तो समराइज हो गया और प्लस यानी कॉन्कैटिनेट हो गया। तो बेसिकली सेंटेंस क्या बन गया, समराइज माई नेम इज मॉडल, ताकि उसको पता लग जाए समराइज करने वाले हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट आ देते हैं, एक गलती से लग गया था, तो ये हो गया। ठीक, अब इफ डी, अगर डी नहीं है तो हमें क्या करना है, तो एल्स में सिंपल हम लोग लिख देंगे सिंपल एक कीवर्ड समराइज, क्योंकि एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं, तो हम कॉन्कैटिनेट किससे करेंगे, तो सिंपल ये हो गया। इसको असाइन कर देते हैं हम लोग वापस इनपुट्स में, इनपुट्स। ठीक है, इसको स्पेस देते हैं, यहाँ पे होगा ये। ठीक, ठीक, अब क्या हो गया, डायलॉग निकालिए, समरी निकालिए, अब एक एक करके हमने डायलॉग लूप चलाया। अगर वो इफ डी अगर एम्प्टी नहीं है, ट्रू है कंडीशन, तो समराइज आगे जोड़ दिया, बाकी जो डी में था वो कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है, एल्स में क्या किया, अगर कुछ इफ डी फॉल्स होता है, यानी कि एल्स में जाएगा, यानी डी एम्प्टी है, तो सिर्फ समराइज रखा हमने, बाकी सब हटा दिया। ठीक है, समराइज रखा, बाकी सब हमने हटा दिया। तो ये हो गया हमारे इनपुट्स के लिए। तो इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सॉरी, अब समरीज तो बाकी रह गया, अभी पहले इसको समरीज को भी डील कर लेते हैं। तो समरीज के लिए तो बहुत ही सिंपल रहने वाला है, फॉर एस इन समरीज, लूप इसलिए चला रहे हैं क्योंकि बैचेस में डेटा आएगा ना, इसको भी पहले हम वैसे ही चेक करेंगे। हाँ, किसको हम चेक करेंगे, इफ एस, आप देखिए अगर तो है तो हम जो एस था वैसे ही रखेंगे, और अगर फॉल्स हो जाता है तो सिंपल एम्प्टी रहेगा, तो एम्प्टी छोड़ देंगे। ठीक, अब इसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, और इसको भी लिस्ट में कन्वर्ट ही करना था, भूल ही गए यहाँ पे, इसको भी लिस्ट में कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग टारगेट्स में ले लेते हैं, टारगेट्स। ठीक है, इनपुट आ गए, टारगेट आ गए, अब हमें इनको एनकोड करना है। तो सिंपली सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट एनकोडिंग में स्टोर कर लेंगे, इनकोड कराने के बाद
इनपुट इनकोडिंग इक्वल टू टोकनाइजर। टोकनाइजर आपको ये कहाँ गया, टोकनाइजर कहाँ गया, ये टोकनाइजर आपने लोड कर लिया ना पहले से ही। तो टोकनाइजर के अंदर हम इनपुट दे देंगे, ठीक है, ये इनपुट, तो ये इनपुट दे देंगे। साथ में हमें बताना होता है मैक्स लेंथ क्या रहने वाली, क्योंकि सभी को एक ही साइज का रखना है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग साइज के बेसिकली वो बन जाए, तो टोकनाइज हो जाए। तो मैक्स लेंथ सबकी सेम रहेगी, 1024 कर देते हैं, ठीक है। और ट्रंकेशन, ट्रंकेशन इक्वल टू 2, यानी अगर कोई टोकनाइज होने के बाद साइज 1024 से ज्यादा होती है तो ट्रंकेट कर देंगे, मतलब 1024 तक ही मैक्सिमम हो सकती है। और पैडिंग इक्वल टू मैक्स लेंथ कर देते हैं, यानी कि जो भी मैक्स लेंथ की हमने साइज डिसाइड की है, अभी हमने इस केस में 1024 की है। अगर किसी कोई छोटा है, ये तो बड़े के लिए हो गया ट्रंकेशन इक्वल टू 2, अगर मान लीजिए कोई 2000 वर्ड का है तो ट्रंकेट हो जाएगा 1024 तक ही रहेगा। और अगर कोई छोटा है तो मैक्स लेंथ के बराबर इसके बराबर पैडिंग हो जाएगी। पैडिंग मतलब होता है रैंडम जीरोस को लास्ट में अटैच कर देना ताकि लेंथ सेम हो जाए, ठीक है। इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ये हो गया। तो हम इनपुट एनकोडिंग के लिए लिख लिया। अब इसको करना है, टारगेट्स को मैं एनकोड करना है, तो टारगेट को एनकोड करने के लिए क्या होता है, टोकनाइजर ऐसे सिंपली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो मॉडल ट्रेन होते हैं तो इनपुट आउटपुट दोनों के लिए अलग ट्रेन हुआ, ये T5 का फ्लाइन वाला। तो इसके लिए क्या करना होता है, टोकनाइजर को एज ए टारगेट टोकनाइजर खोलना होता है, तो उसको कंटेक्स्ट मैनेजर का यूज करेंगे और टोकनाइजर डॉट एज टारगेट उसको बता देंगे कि एज ए टारगेट भाई बिहेव करो, एज ए टारगेट टोकनाइजर, ठीक है। ये कंटेक्स्ट मैनेजर होता है, पाइथन में आपने पढ़ा होगा, सिंपल। तो अब यहाँ पे जो टोकनाइजर था वो एज ए इनपुट के लिए बिहेव कर रहा था, अब उसको पता लग जाएगा ये टारगेट के लिए इनपुट करना है। तो कभी कभी क्या होता है, ट्रेनिंग के टाइम टारगेट के लिए कुछ स्पेसिफिक स्पेशल कीवर्ड्स यूज किए गए होते हैं, स्टार्टिंग के, एंडिंग के या पैडिंग के लिए, तो उसी तरह से बिहेव करेगा टोकनाइजर। तो इसके लिए जो यहाँ पे रिटर्न होकर आएगा उसको हम टारगेट एनकोडिंग में स्टोर कर लेते हैं। टारगेट एनकोडिंग इक्वल टू, इसको भी टोकनाइज करना है टोकनाइजर, इसके अंदर ये ऊपर हमने यहाँ पे टारगेट्स निकाले थे इसको भेज देते हैं, टारगेट्स कॉमा मैक्स, मैक्स लेंथ यहाँ पे हम लोग 128 दे देते हैं, कॉमा यहाँ पे भी ट्रंकेशन इक्वल टू 2, कॉमा पैडिंग इक्वल टू मैक्स लेंथ, ठीक है। यहाँ तक हो गया सारा सेम, ठीक है। अब इसके बाहर आते हैं, अब ये जो मॉडल हमने पूरा डेटा तैयार किया इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट आईडी को रिटर्न करते हैं हम लोग, इनपुट, इनपुट आईडी, इनपुट जो भी हमने इनपुट इनकोड किया है यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इनपुट इनकोडिंग, इसके अंदर से इनपुट आईडीज निकाल लेते हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे, थोड़ा समझा देते हैं। इसको पहले यहाँ पे करते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये जो इनपुट एनकोडिंग होकर आई है तो टोकनाइज होने के बाद हमें दो चीजें मिलती हैं। इस इनपुट, ये इनपुट एनकोडिंग जो है इसलिए आप इसलिए समझो कि डिक्शनरी है, इसके अंदर दो चीजें हैं। पहला इनपुट आईडीज है, ठीक है, इनपुट आईडीज है, और दूसरा इसके अंदर अटेंशन मास्क है, अटेंशन मास्क। इनको मतलब समझ लीजिए, इनपुट आईडीज तो सिंपल, जैसे कोई सेंटेंस है, माई नेम इज मॉडल, ठीक है, ये हो गया। तो ये 4 लेंथ का है, तो मान लीजिए इसको इनकोड किया, माई को 1 से, नेम को 2 से, इसको 3 से, मोर टू 4 से, डिपेंड करता है टोकनाइजर पे, तो ये आप इसको छोड़ दो टोकनाइज कर लेगा, ठीक है, ये कर दिया। वहीं एक दूसरा सेंटेंस था उसका, उसमें था कि माई नेम इज मॉडल, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, जैसे इसका इसमें हो गया माई नेम इज मॉडल टोकनाइजर, ठीक है, एक वर्ड इसमें ज्यादा आ गया, यहाँ पे 1 2 3 हो गया, 1 यहाँ पे था तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, माई का 2 किया तो भाई जो वर्ड एक बार इनकोड कर दिया गया नंबर तो वही रहता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेकिन टोकनाइजर का मान लीजिए 5 वर्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 लेंथ का था, ये देखिए ये 5 लेंथ का है, तो दोनों की लेंथ सेम नहीं है, तो पैडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मैक्स लेंथ की पैडिंग मान लीजिए मैक्स लेंथ 5 है, तो इसको 5 बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देगा, इसे बोलते हैं पैड टोकन, ठीक है। और इसको नंबर दे देगा मान लीजिए -100, बिल्कुल रैंडम नंबर दे देगा, ठीक है। अब होता क्या है, तो जहाँ पे जो वर्ड्स थे यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसमें इनपुट इनपुट आईडीज में, ये सॉरी, हाँ, इनपुट आईडी की दो चीजें होती है, इनपुट आईडी अटेंशन मास्क, तो इनपुट आईडीज में जो नंबर थे वो रह जाएंगे। और अटेंशन मास्क कैसे होता है कि जहाँ पे वर्ड था, जैसे यहाँ 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 4 वर्ड थे, ये तो पैड है, ये तो काम का नहीं है, तो इन सब जगह पे 1 हो जाएगा, और पैडिंग वाले टोकन में 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगी एक लिस्ट जो इसके अंदर स्टोर हो जाती है अटेंशन मास्क में। तो अटेंशन मास्क बेसिकली ये बताता है हमारे मॉडल को कि किस वर्ड पे फोकस करना है, इन 4 वर्ड्स में फोकस करना है, क्योंकि पैड वाला वर्ड तो बेकार है, एंड में हमने जोड़ा जरूर है क्योंकि साइज हमको सेम करनी है ना। यहाँ पे देखिए भाई, हमने डिसाइड किया था पैडिंग इक्वल टू मैक्स लेंथ कर देंगे, अगर कम होगा, यहाँ पे 4 ही वर्ड थे तो हमें जबरदस्ती एक 5वां टोकन लगाना पड़ा पैड का, लेकिन किसी काम का नहीं है। तो हमारे मॉडल को कैसे पता लगेगा कि हमने कितने वर्ड जोड़े हैं और जो काम के नहीं है, तो वो हमें अटेंशन मास्क से पता लगता है कि जो जो अटेंशन मास्क में वो बताता है जो टोकन जो ही नहीं है, पैड नहीं था, यहाँ पे 0 हो जाएगा, बाकी सब इंपॉर्टेंट की जगह पे 1 हो जाता है, तो ये हमें अटेंशन मास्क मालूम लगता है, ठीक है। इनपुट आईडीज भेज दी, साथ में अटेंशन मास्क भेज देंगे, ये हमारे मॉडल को बताएगा कि किस वाले टोकन में फोकस करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टोकन है, ठीक है। ये भी हमें इनपुट एनकोडिंग के अंदर ही मिल जाएगा, आपको बताया था इनपुट एनकोडिंग की तो 2 वैल्यू होती है, इसलिए इनपुट एनकोडिंग टोकनाइज होने के बाद इनपुट एनकोडिंग एक डिक्शनरी आती है जिसमें इनपुट आईडी होते हैं और अटेंशन मास्क होते हैं। इनपुट आईडी हमने निकाल के इनपुट आईडी में ले लिया डिक्शनरी में, मतलब, और इनपुट एनकोडिंग के अंदर से हमने अटेंशन मास्क निकाल लेते हैं, अटेंशन, अटेंशन मास्क, ठीक है।
ये हो जाएगा। साथ में टारगेट देना है हमें, मतलब जो हमारा बेसिकली टारगेट लेवल्स थे, तो उसको हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं लेवल्स नाम से। ठीक है, टारगेट एनकोडिंग, फिर देखिए टारगेट्स को हमने एनकोड करके टारगेट एनकोडिंग लिया था ना, तो वो यहाँ पे नेम लिखे और इसके अंदर से इसकी इनपुट आईडी निकाल लेंगे। ठीक है, बस ये हो गया, कॉमा लग जाएगा यहाँ पे, ये रिटर्न होके जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक, इसके स्पेसेस कम करते हैं, उसको रन करते हैं, कहीं कुछ टाइपो होगा तो सही कर लेंगे। ऑफकोर्स टाइपो है, कहाँ पे है, समरीज इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग कहीं पे गलत हो गई, कहाँ पे गलत हुई है, नेम समरीज, यहाँ पे ये समरीज की स्पेलिंग यहाँ पे अलग है, तो इसको बदल देते हैं। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब डेटा देखिए टोकनाइज होने लगा। ठीक है, टोटल 14,000 के आसपास रोज थे, आपको दिखाया था यहाँ पे, ये देखिए 14,000 रोज हैं, ये देखिए लिखा है 14.7 के, वो सारी टोकनाइज हो गए, मैप हो गए। ठीक, तो हमारा डेटा यहाँ पे तैयार हो गया। अब हमें डेटा कोलेटर यूज करना पड़ेगा। अब डेटा कोलेटर देखिए एक लाइन का कोड होता है, लेकिन इसका सबसे पहले आप समझ लीजिए इसका यूज क्या होता है। तो देखिए डेटा कोलेटर का बेसिकली यूज क्या होता है कि जब मॉडल में आप ये डेटा 14,000 रोज हैं, एक बार में तो पूरा फिट नहीं कर दोगे, आपका जो जीपीयू का मेमोरी है पूरा ओवरफ्लो कर जाएगा। तो आप क्या करते हो, बैचेस में इनको प्रोवाइड कराते हो मॉडल को। जैसे मॉडल है, तो आपने बैच डिसाइड किया, मान लीजिए 200 का बैच, पहला 200 जाएगा, मॉडल ट्रेन होगा, ये फ्लश हो जाएगा, मेमोरी से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट 200 जाएगा, ट्रेन होगा, वो फ्लश हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ताकि मेमोरी ओवरफ्लो ना करे। तो हमें इसको बैचेस में बनाना होता है, इसलिए हम इसको डेटा कोलेटर का यूज करते हैं, ये डेटा कोलेटर का, ताकि बैचेस में हम डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो इसका कुछ भी नाम दे लेते हैं, सीक्वेंस टू सीक्वेंस कोलेटर। ठीक है, इसके अंदर देते हैं डेटा, जिस नाम से अपने ऊपर इंपोर्ट किया था टॉप में, उसी का यूज करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस, ठीक है, इसका यूज कर लिया। अब इसके अंदर हमें सिंपल टोकनाइजर देना होता है, टोकनाइजर कॉमा मॉडल। ठीक है, तो आपने मॉडल और अपना टोकनाइजर बता दिया, वो उसके हिसाब से डेटा कोलेटर बैचेस में करके आपको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं हम लोग, रन हो गया। अब ये दो स्टेप मेन करने, इसके बाद ट्रेनिंग हो जाएगी मॉडल की। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स बताने होते हैं, जिसमें आपको बताना होता है कितने इपॉक्स के लिए रन करना है, लर्निंग रेट क्या है, मतलब वही बेसिक जो हर मॉडल में होता है। तो उसको एक वेरिएबल बनाते हैं, ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ट्रेनिंग की सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर हमें अपने पैरामीटर्स पास करने हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आउटपुट डायरेक्टरी, कहाँ पे बेसिकली ये लॉग्स वगैरह सब कहाँ पे, मतलब बेसिकली मॉडल कहाँ पे सेव करेगा ट्रेन होने के बाद, फाइन ट्यून होने के बाद। तो बेसिकली हम कुछ भी नेम यहाँ पे अभी दे सकते हैं, T5, क्योंकि अभी तो हमारे देखिए हम कैगल पे काम कर रहे हैं ना, जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे सेव होगा कैगल वर्किंग में। ठीक है, मान लीजिए हम कुछ नेम दे देते हैं, सैमसंग, सैमसंग मॉडल। ठीक है, ये नेम दे दिया, कॉमा। अब दूसरी चीज को क्या पूछता है, नंबर ऑफ इपॉक्स कितने ट्रेन करने हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेन इपॉक्स इक्वल टू 1। हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा है नहीं, तो सिर्फ एक ही के लिए हम ट्रेन कर पाएंगे, तो एक इपॉक के लिए हम ट्रेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद पर डिवाइस, पर डिवाइस ट्रेन बैच, ठीक है, इक्वल टू 1। अब आप सोचोगे ये क्या होता है, एक चीज और लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं, पर डिवाइस इवेल बैच साइज इक्वल टू 1। अब देखिए इसका क्या मतलब है, पर डिवाइस, यानी कभी कभी क्या बहुत टाइम जब होगा जब आप बड़े बड़े मॉडल को फाइन ट्यून करते हो, तो आप एक जीपीयू को काम नहीं करते हो, आप कई सारे जीपीयू को क्लाउड पे रेंट करते हो, फिर उसमें मॉडल को फाइन ट्यून करते हो। तो वो यही पूछ रहा है कि अगर आपके पास मल्टीपल जीपीयूज हैं, तो क्या इपॉक्स बेसिकली बैच साइज रहने वाले हैं, उनमें फाइन ट्यून करने हैं। तो हमारे पास तो एक ही जीपीयू है, हमारे पास तो मल्टीपल रिसोर्स है नहीं, तो सिंपल हम उसको एक सैंपल में ही रखते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको बताना होता है कितने आपको सैंपल्स पर जीपीयू ड्यूरिंग ट्रेनिंग देना होता है इसमें, और ड्यूरिंग इवेल्युएशन देना होता है इसमें। तो ये आपको बताना, तो हमारे पास तो रिसोर्स है नहीं, तो हम तो इसको 1 ही में रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या बताना होता है, वार्म अप स्टेप्स। अब मॉडल को फाइन ट्यून करते वक्त लर्निंग रेट का बहुत ध्यान रखना होता है। तो वार्म अप स्टेप्स मतलब क्या होता है, शुरुआत के 500 स्टेप्स में लर्निंग रेट जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। उसके बाद मतलब जैसे उसको मान लीजिए 5 लर्निंग रेट तक उसको पहुंचना है, तो शुरुआत से पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, धीरे धीरे पहुंचेगा, और 500 स्टेप्स के बाद वो अपनी पूरे फुल कैपेसिटी पे काम करेगा। उसके बाद फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे घटने लगेगा। इसके बारे में और नेट पे आप पढ़ सकते हो क्या होता है बेसिकली स्केड्यूलिंग करना लर्निंग रेट की। ठीक है, पढ़ सकते हो, बहुत ईजी स्टेप है, लेकिन आपको बता दिया। 500 वार्म अप स्टेप्स मतलब होता है धीरे धीरे 500 स्टेप्स तक हमारा लर्निंग रेट बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद वेट डीके इक्वल टू 0.01। ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है रेगुलराइजेशन करने के लिए, सॉरी यहाँ पे कॉमा लगेगा, हाँ, ये रेगुलराइजेशन करने के लिए होता है। आप मॉडल को ट्रेन करते हो तो जो उसके वेट्स हैं वो एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा बड़े ना हो जाए, ताकि एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम होगी, तो हम उसको वेट डिके करते हैं, यानी बड़े वेट्स होने पर डिके होने लगते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, इससे क्या होता है, ट्रेनिंग बहुत स्मूदर होती है, रेगुलराइज हो जाते हैं सारे पैरामीटर। लॉगिंग स्टेप्स इक्वल टू 10, यानी 10th स्टेप में आप मैट्रिक्स वगैरह सब स्टोर कर सकते हो। 10 स्टेप के बाद ये मॉडल को हम बोल रहे हैं, वही सब इसलिए लॉस एक्यूरेसी वो सब होता है। ठीक है, इवैल स्टेप्स इक्वल टू 500। ठीक, यानी कि इवैल्यूएशन हर 500 स्टेप्स के बाद हमारा मॉडल का होगा। सेव स्टेप्स, सेव स्टेप्स इसको थोड़ा साइड करते हैं, सेव स्टेप्स इक्वल टू 1E6।
मतलब काफी बड़ी वैल्यू हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। इसका मतलब है कि इफेक्टिवली हम बोल रहे हैं सेव जो होता है डिसेबल कर रहे हैं, ऑटो सेविंग जो मॉडल की है वो हम डिसेबल कर दे रहे हैं, ठीक। ग्रेडियंट एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन स्टेप्स इक्वल टू 16, ठीक है। अब ये समझा रहे हैं अभी आपको, और रिपोर्ट, रिपोर्ट टू इक्वल टू नन, ये भी अब आपको बताना है, बस यही लास्ट था, ठीक। ये हो गया। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं सब सही है कि नहीं। ऑफकोर्स कुछ टाइपिंग है, पर डिवाइस ट्रेन, पर डिवाइस ट्रेन बैच में कहीं गड़बड़ आ गया। पर डिवाइस ट्रेन बैच कहाँ गया, सॉरी यहाँ पे साइज लगाना तो भूल ही गए। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दो लाइन आपको समझानी थी, यहाँ पे एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। सबसे पहले इसको नीचे वाली रिपोर्ट टू इक्वल टू नन का मतलब सिंपल है कि आप लॉगिंग को, अगर कोई भी एक्सटर्नल लॉगिंग के टूल है उसको आप डिसेबल कर रहे हो। बहुत से टाइम होता है कि आपने मॉडल की ट्रेनिंग वगैरह को लॉग करना चाहते हो, ठीक है ना। तो उसके जो लॉगिंग के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे कि आपका, जैसे आपका एमएल फ्लो है, वेट्स एंड बाइसेस है। इस समय क्या होता है, आप मॉडल की बेसिकली ट्रेनिंग के टाइम जितना भी एक्टिविटी होती है सारी आप ट्रैक करते हो, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा रिपोर्ट टू वाला पैरामीटर। उसके बाद बचता है ये ऊपर एक ग्रेडियंट एक्युमुलेशन का, ये वाला, ठीक है, ये वाला सॉरी। तो ग्रेडियंट एक्युमुलेशन स्टेप 16 करने वाला क्या होता है, जैसे एक जीपीयू है, समझिए एक कॉन्सेप्ट एक बार आप क्लियर कर लोगे तो दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 16 का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका कैपेसिटी क्या है, ये जीपीयू है आपकी, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी है मान लीजिए 500 जीबी ले लो, ठीक है, ज्यादा ले लिया पर ठीक है ले लेते हैं, 500 जीबी कैपेसिटी है। अब इसकी तो 500 जीबी कैपेसिटी है, लेकिन डेटा जो है वो आपका 2 टीबी का है, ठीक है। और आप बोलते हो कि ये जो मॉडल है ये इस पे पूरा जाए जीपीयू में और ट्रेन हो जाए, तो वो तो हैंडल नहीं कर पाएगा जीपीयू, उसकी तो कैपेसिटी से ज्यादा का डेटा है। तो होता क्या है, ग्रेडियंट एक्यूमुलेट होते हैं। ग्रेडियंट्स होते क्या है, बेसिकली जब वेट को आप बैक प्रोपोगेट करते हो तो वेट्स अपडेट होते हैं। तो वही यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर इसकी कैपेसिटी नहीं है, 500 जीबी की है, तो इसी तरह से यहाँ पे 16 ना होता, मान लीजिए 4 होता। इसका मतलब क्या होता है, 500 जीबी को 4 बार डेटा जाएगा, ये 2 टीबी पूरा यहाँ पे पहुंच जाएगा। जब एक बार में पूरा यहाँ जीपीयू में पहुंच जाए तो एक बार में ही आप पूरी बैक पुश कर देना, बेसिकली बैकवर्ड प्रोपोगेशन कर देना, यानी वो ग्रेडियंट्स को एक्युमुलेट करता है, यानी जोड़ता है, एक्युमुलेट करता रहेगा करता रहेगा। जब उसका वर्चुअली वही साइज हो जाता है बैच का जो उसको चाहिए था जीपीयू को, तो एक बार में वेट को अपडेट कर देता है। तो वो बेसिकली तब तक ग्रेडियंट्स को एक्युमुलेट करता है जब तक साइज उसको बैच साइज के हिसाब से नहीं हो जाता। ठीक है, सारे पैरामीटर्स हमने डिसाइड कर दिए। तो ऊपर देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे हमने ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स और ट्रेनर इंपोर्ट किया था। ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स में आप सारे आर्गुमेंट्स बताते हो, क्या इपॉक होगा, क्या लर्निंग रेट होगा, सब आपने बता दिया। अब ट्रेनर होता है बेसिकली लूप जिसमें ट्रेनिंग होती है। पाइटॉच में आपने लूप लिखा होगा ना, वही वाला लूप सेम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जो लिखते हैं इनिशियलाइज ट्रेनर के अंदर लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सब कुछ बेसिकली हाई क्लास के एक रैपर के अंदर होता है, तो हमें कोड लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। सारा काम हमें हगिंग फेस की लाइब्रेरी में बेसिकली ट्रांसफॉर्मर के अंदर ही सब हो जाता है। तो बेसिकली सिंपल आप करते हैं ट्रेनर के अंदर आप कुछ वैल्यूज बस पास करते हो, उसको बताते हो पहले मॉडल क्या है। मॉडल तो हमने मॉडल में लोड किया हुआ है ऊपर यहाँ पे, ये देखिए मॉडल में हमने मॉडल लोड किया हुआ है। तो मॉडल को हम यहाँ पे बता देंगे ये हमारा मॉडल है, ठीक है। उसके बाद वो पूछता है कि आर्गुमेंट्स क्या ट्रेनिंग के, मतलब पैरामीटर्स कितना ट्रेनिंग बैच होगा, वो सब तो हमने यहाँ पे बता दिया, तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ये तो हमारे हो गए ट्रेनिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। उसके बाद पूछता है टोकनाइजर कौन सा आपने यूज किया है। तो टोकनाइजर के लिए हमने ऊपर आपको पता है ये लोड किया हुआ है, तो वही हम बता देते हैं टोकनाइजर, ठीक है। तो ये तो हमारा टोकनाइजर था। उसके बाद पूछता है कि आपने डेटा कोलेटर का कौन सा यूज किया, तो यहाँ पे हमारे डेटा कोलेटर का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। तो यहाँ पे बेसिकली डेटा कोलेटर इक्वल टू यही पेस्ट कर देते हैं जो हमने क्रिएट किया था ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको उसको पूछना है ट्रेनिंग का वैलिडेशन का डेटा सेट क्या है। तो ट्रेनिंग का डेटा सेट इक्वल टू टोकनाइज, हम यहाँ पे देखिए हमने टोकनाइज करने के बाद हमने प्रिपेयर किया था, कहाँ गया ये टोकनाइज डेटा सेट। तो टोकनाइज डेटा सेट के अंदर से आप निकाल के बेसिकली आप ट्रेनिंग वाला पार्ट जो है वो इसमें दे देते हो, साथ में कॉमा ईवैल डेटा सेट जब वो मांगता है तो आप सिंपली इसको कॉपी करो ऊपर वाले को, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दो। बस ट्रेन की जगह आपको वैलिडेशन करना होता है, ठीक। ये हो गया, इसको रन करते हैं ये, ठीक है, रन हो गया। तो अब हमारे ट्रेनिंग के लिए मॉडल तैयार है। ट्रेनिंग के लिए बस एक लाइन का कोड होता है, ट्रेनर डॉट ट्रेन, बस ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनर इज नॉट डिफाइंड TR होगा, ठीक है। अब ट्रेनिंग डिसाइड स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, अगर कुछ एरर नहीं हुई तो, ठीक है। काफी टाइम लगती है ट्रेनिंग होने में, तब तक हम आगे वो कोड हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा ही से बचा है 2-3 स्टेप। सारा मेन कोड आपने यहाँ पे कर लिया है, यहाँ से मॉडल पूरा ट्रेन होने के लिए तैयार है। तो आगे के स्टेप्स आपको लिखने हैं, ठीक। ठीक है, तो ट्रेनिंग देखिए स्टार्ट हो गई। 11 का लॉस है, धीरे धीरे लॉस घटता रहेगा, और उसके बाद फाइनली आप पूरे मॉडल पे इसको डेटा सेट पे इसको ट्रेन कर लोगे, फाइन ट्यून कर लोगे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए जब तक ये हो रहा है हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारी ट्रेन मान लीजिए हो जाता है। अब हो जाने के बाद ट्रेन आप चाहोगे सेव करना अपने मॉडल को, है ना। तो मॉडल को सेव करने के लिए सिंपली आप कर सकते हो मॉडल डॉट सेव, सॉरी यहाँ पे वो पता नहीं भूल गया, फ्री ट्रेन, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो, T5 हम कुछ दे सकते हैं, सैमसंग कुछ भी आप दे सकते हो, फाइन ट्यून्ड मॉडल, ठीक है। हमने इसका ये नेम दे दिया। साथ में टोकनाइजर भी स्टोर करना होता है, तो टोकनाइजर डॉट सेव प्री ट्रेंड, ठीक। T5 कुछ भी नेम दे सकते हो, सैमसंग टोकनाइजर, ठीक है। ये हमने नेम दे दिया।
अब ये रन नहीं कर सकते ऑफकोर्स सेल, क्योंकि ऊपर जो सेल है ये रन हो रहा है, देखिए लॉस घट रहा है, 11 से 9 हो गया, तो धीरे धीरे लॉस घटता ही रहेगा। अभी बहुत टाइम है इसमें ट्रेनिंग में, ये रन सेल आप जब रन करोगे तो मॉडल का यहाँ पे सेव्ड मॉडल यहाँ पे ट्रेन हो जाएगा। अगर आप कोलैब पे रन करते हो, कोलैब में राइट साइड में सेव होता है यहाँ पे, और इसमें कैगल में यहाँ सॉरी कोलैब पे लेफ्ट साइड पे होता है, इसमें राइट साइड में होता है यहाँ पे, ठीक। अब रिलोड करना, मान लीजिए यहाँ पे स्टोर कर लिया, यहाँ पे सेव कर लिया। अब हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए स्टोर वापस से इसको वो करना पड़ेगा, सेव मतलब लोड करना पड़ेगा। तो लोड करने के लिए जो कोड आपने यहाँ पे लिखा था, ये सेम कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बस नेम बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेम ये था, मॉडल चेक पॉइंट ये था। अब हमने जो नेम रखा है वो हो गया ना, कि मॉडल तो फाइन ट्यून हो गया, तो जो मॉडल का नेम हमने दिया है ये, इस मॉडल के नेम से हम लोड करेंगे। तो लोड करने के लिए भाई सिंपल 2 स्टेप जो ऊपर आपको बताए थे। तो आप इसमें टोकनाइजर को लोड करने के जो नेम आपने दिया था, ये नेम दिया था आपने टोकनाइजर, तो आप यहाँ से लोड कर लोगे, ये हो गया, इसको ब्रैकेट में देना था, ठीक है, ऐसे लोड कर सकते हो। और जो मॉडल आपको चाहिए था, आपने मॉडल ये इस नेम से सेव किया था, तो मॉडल का नेम आप यहाँ पे इसकी जगह प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसको भी आपको जीपीयू में डालना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको ये सब दोबारा कोड नहीं लिखना होता है, ये सब सिंपल आप पाइपलाइन का यूज कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मर के अंदर इन्फ्लुएंस के लिए पाइपलाइन हो तो कुछ भी नहीं करना होता, आपको बस 3 वैल्यू पास करनी होती है और मॉडल आपका इन्फ्लुएंस कर देगा। आपको पहले दिखाते हैं, वो एक वेरिएबल लेते हैं समराइजर, इसमें उसका हम बेसिकली ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे, पाइपलाइन क्लास का, मेथड का सॉरी, पाइपलाइन। अब देखिए किस टास्क पर, पहले उसको बताना होता है क्या टास्क है, तो समराइजेशन हमारा टास्क है, ठीक है, समराइजेशन। उसके बाद हमें 2 वैल्यू और बतानी होती है, मॉडल का नेम क्या है, तो मॉडल का नेम तो हमने ऊपर सेव कर दिया, साथ में टोकनाइजर कौन सा यूज किया है, टोकनाइजर इक्वल टू टोकनाइजर, ठीक है। तो ये टोकनाइजर मॉडल और क्या टास्क है समराइजेशन, ये तीनों वैल्यू आपको बतानी होती है। देखें ट्रेन हुआ गया, देखिए लॉस 11 से घट के 1 पे आ गया, ठीक है, अभी बहुत बाकी है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों वैल्यू आप रन करोगे तो क्या होगा, मॉडल यहाँ पे हमने सेव किया, फाइन ट्यून करने के बाद उस फाइन ट्यून मॉडल यहाँ पे आ गया, यहाँ से उस मॉडल को हमने फिर से लोड किया टोकनाइजर मॉडल और समराइजर पे, ठीक। अब देखिए समराइजर बिल्कुल रेडी है हमारे गिवन इनपुट टेक्स्ट को समराइज करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक टेस्ट सैंपल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। अब इसको टाइप करने से अच्छा है मैं यहाँ पे पहले कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फिर आपके साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये एक देखिए पैराग्राफ मैंने जीपीटी से जनरेट करवाया है, जिसमें 2 लोग हैं, लूफी और नारुतो, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बड़ा पैसेज है जिन्होंने बात किया, इसको हमें चाहिए कि इस मॉडल जो हमने अभी फाइन ट्यून किया है, जो कि इस मॉडल के अंदर स्टोर है, ये मॉडल हमें इसको पूरा समराइज करके 1 लाइन में दे, ठीक है। तो ये हम कैसे कराएंगे, मान लीजिए अभी भी ट्रेन हो रहा होगा, ठीक है, मान लीजिए ट्रेन हो गया, ट्रेन होने के बाद ये लोड आपने सेव किया फाइन ट्यून मॉडल, उसको फिर से लोड किया, एक सैंपल टेस्ट तैयार किया, जो कि मैंने आपको जीपीटी से लिया, इतना बड़ा टेक्स्ट कौन ही लिखेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1 लाइन का 2 लाइन का कोड होता है इन्फ्लुएंस कराने के लिए, सबसे पहले देखिए, चूंकि आप नोटबुक पे कोड कर रहे हो तो आपको जो आउटपुट है वो दिखे, तो उसके लिए बेसिकली आप आई पाइथन डॉट डिस्प्ले का यूज करते हो। ये सब आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती, किसी को याद नहीं होता बेसिकली, तो यूज करके याद हो जाएगा, नहीं आप गूगल की पूरी यूज कर सकते हो, ठीक है, डिस्प्ले। तो ये क्या होता है, इस आई कर्नल के अंदर अगर आपको डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आई पाइथन डॉट डिस्प्ले को इंपोर्ट से इंपोर्ट कर लेते हो, मार्कडाउन और डिस्प्ले को, ठीक। अब देखिए सबसे पहले क्या हमने समराइजर ऊपर पाइपलाइन बनाई थी ना, ये समराइजर, इसको कॉपी करते हैं और समराइजर को ही हमें कॉल करना है। समराइजर के अंदर बेसिकली हमें अपना सैंपल टेस्ट देना होगा, ये क्वेश्चन बेसिकली जो पैराग्राफ है जिसे हमें समराइज करवाना है, ठीक है, ये। अब उसके बाद बताना है कि हमें कितने मैक्सिमम लेंथ में आउटपुट चाहिए, तो हम कोई रैंडम नंबर बता सकते हैं, हम 100 बता देते हैं कि 100 के अंदर ही मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए, मिनिमम लेंथ भी बता देते हैं 30, यानी 30 मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ 100 के अंदर में समराइज करके दो, डू सैंपल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, रैंडमनेस हटाने के लिए होता है, अगर आप फॉल्स कर देते हो तो इसका कैपिटल होगा, ये फॉल्स कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, लास्ट में जब आप एक आउटपुट आता है, अगर आपको ट्रांसफार्मर कैसे बनता है बेसिकली उसके लास्ट लेयर में क्या होता है, सॉफ्ट मैक्स लगने के बाद अगर आपको ये पता है तभी आप ये लाइन समझ पाओगे, डू सैंपल। तो होता क्या है, जैसे देखिए जितनी बड़ी वोकेबुलरी होती है ना टोटल वर्ड्स की, मान लीजिए बहुत बड़ी होती है, मान लीजिए 55 लाख वर्ड्स की हुई, जिसपे बड़े बड़े मॉडल ट्रेन होते हैं, तो 50 लाख वर्ड जो होते हैं हर मॉडल को एक प्रोबेबिलिटी मिलती है नेक्स्ट टोकन होने की, ठीक है। तो जिस मॉडल की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी होगी, सॉरी जिस टोकन की, जिस वर्ड की बेसिकली ज्यादा सबसे ज्यादा एक्यूरेसी वो आएगी प्रोबेबिलिटी, वो सिलेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपने डू सैंपल इक्वल टू फॉल्स कर रखा है, रैंडमली सैंपल नहीं किया जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं, टेम्परेचर स्केलिंग होता है, टॉप के पिक करने के लिए होता है, ये सब अलग स्ट्रेटजी होती है कैसे फाइनल लेयर से आउटपुट निकाला जाए, लेकिन ये सब किसी फ्यूचर वीडियो का टॉपिक है। अभी आप सिंपल समझिए कि डू सैंपल इसको फॉल करने क्या होता है, जिस भी वर्ड की सबसे ज्यादा क्वालिटी होती है वो एज ए नेक्स्ट टोकन सिलेक्ट हो जाता है। बाकी ये सब देखा जाए तो अगर आपने ट्रांसफॉर्मर बेसिकली कोड नहीं किया या फिर कोई उस पर रिलेटेड वीडियो नहीं देखा, अपने चैनल पर बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है उस टॉपिक से रिलेटेड, टोकन पूरा ट्रांसफॉर्मर का स्टार्ट टू एंड स्क्रैच से कोड करना, तो तब आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे इसका सिंपल एक मतलब है कि रैंडमनेस हट जाती है, फिक्स वर्ड जो होता है वही सिलेक्ट होकर आता है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉल्स कर दिया। अब अगला देखिए, अब इसको शो कराने के लिए जो हमारा रिजल्ट इसलिए समराइजर जो हमें रिटर्न करेगा उसको रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, रिजल्ट के अंदर आ गया। अब देखिए इसको रिजल्ट के अंदर स्टोर करा लिया, अब इसको सिंपल हम लोग शो करा देते हैं, डिस्प्ले डॉट सॉरी डिस्प्ले के अंदर मार्कडाउन में पास करना होगा, मार्कडाउन, ठीक है। इसके अंदर एक एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं और कुछ भी आप यूज कर लो, स्टार 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 थोड़ा अलग दिखने के लिए, समरी, ठीक है, यहाँ से समरी आ जाएगी हमारी, और स्टार 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 कुछ भी ले सकते हो, ठीक। अब इसके अंदर हमें रिजल्ट दिखाना है, तो रिजल्ट बेसिकली क्या होता है, एक इस तरह से आता है बेसिकली, समझिए जब ये जो
यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे ठीक। अब ये समराइजर इसलिए रिटर्न क्या करता है हमें ये समझना होगा। ये समराइजर तो सॉरी क्लियर करते हैं इसको। हाँ, तो समराइजर हमें क्या रिटर्न करता है ये समझते हैं। समराइजर हमें एक लिस्ट के अंदर समझिए एक डिक्शनरी देता है। उस डिक्शनरी के अंदर जो पहला जो की होता है उसमें लिखा होता है समरी टेक्स्ट, ठीक है। और जो इस की जो वैल्यू होती है ये होता है वो समराइज टेक्स्ट। तो हमें ये निकालना है, तो इसको कैसे निकाला जा सकता है ये समझ लेते हैं। अब इस लिस्ट के अंदर ये जो समरी टेक्स्ट है ये एक ही वैल्यू है, जीरो इंडेक्स में, तो जीरो ले लिया। तो बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा, रिजल्ट के अंदर जीरो को इंडेक्स करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर मतलब जीरो इंडेक्स किया यानी इस डिक्शनरी पहुंच गया। इसके अंदर इस की का नाम क्या है, समरी टेक्स्ट, जो भी इसका नेम है उसको यहाँ पे हमें इंडेक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं समरी टेक्स्ट। तो जब रिजल्ट के अंदर जीरो अंदर समरी टेक्स्ट में जाएंगे तब हमें फाइनली ये वैल्यू मिलेगी, तो वही हमें यहाँ पे लोड करना है। तो उसके लिए देखिए बेसिकली क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर जैसे अभी आपको बताया, रिजल्ट के अंदर हम जीरो में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे कैसे बंद हो गया, हाँ आप ठीक है। रिजल्ट के अंदर जीरो के जाएंगे और जीरो के अंदर भी हम समरी टेक्स्ट के अंदर जाना होगा, समरी टेक्स्ट, ठीक है। ये चला गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये पैरेंथेसिस बंद हो गया, और इसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस के बाद ये बंद हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। तो इसको आप रन करोगे तो ये बेसिकली जो यहाँ पे दो लोगों के बीच में, लूफी और नारुतो के बीच में, जो ऑफकोर्स मैं इनको लोग बता रहा हूँ, ये दोनों एनिमे कैरेक्टर हैं, इन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है इसको पूरा समरी करके यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मॉडल ट्रेन हुआ कि नहीं, अभी मॉडल में हाफ ट्रेन हुआ, ठीक। तो देखिए 11 से घटते घटते हमारा लॉस जो है ऑलमोस्ट जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको यहीं पे पॉज करते हैं, कट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक बार ट्रेनिंग इसकी कर रखी पूरे कोड की, ट्राई करने के लिए। ऑफकोर्स बिन वीडियो बनाने से पहले एक बार खुद से तो सब ट्राई करना पड़ता है ना। तो पूरा उसमें मॉडल ट्रेंड है, तो वो आपको सीधे दिखाते हैं। इसको यहाँ पे चलने देते हैं, हम सीधे आपको फाइनल आउटपुट दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए मॉडल ऑलरेडी हमारा ट्रेन है, ट्रेनर डॉट ट्रेन हमने यहाँ पे किया था। ये देखिए पूरे यहाँ पे हो गया, लॉस घटता हुआ चला गया। और देखिए ऑलरेडी सारे हमने पूरे 900 के अराउंड किया था ट्रेन। ट्रेन होने के बाद क्या किया, जैसा आपको बताया था मॉडल सेव कर लेते हैं। तो मॉडल हमारा जो हमने ट्रेन हुआ था वो सेव हो गया, टोकनाइजर में सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद उनको हमने दोबारा से लोड किया मॉडल और टोकनाइजर को, और पाइपलाइन में रेडी कर लिया हमने पाइपलाइन समराइजेशन टास्क के लिए, जिसका मॉडल ये है और टोकनाइजर ये है, ठीक है। समराइजर के अंदर आ गया। उसके बाद उसी की तरह सिंपल सैंपल टेक्स्ट हमने रेडी किया, ठीक है। सैंपल टेक्स्ट को हमने उसके बाद डिस्प्ले कराने के लिए, ये जो पूरा यहाँ पे जो दो लोगों ने बातचीत की थी, दोनों एनिमे कैरेक्टर ने, लूफी और नारुतो ने, उस पूरा को आप पढ़ के देखना है। इसको पूरा आपको परफेक्ट पता लग जाएगा, ये समरी बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसने भी देखिए इतने बड़े पैसेज को समरी में जनरेट कर दिया कि लूफी वॉन द रैमेन ईटिंग कॉन्टेस्ट अगेन दिस मंथ, लूफी इज ट्रेनिंग विद 20 मीट ऑन द बोन, नारुतो हैज फॉट अकास्की एंड ही विल कम्पीट विद गोकू। समझ रहे आप। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो बिल्कुल परफेक्ट समराइजेशन आया। तो हमारा मॉडल जो है फाइन ट्यून हो गया इस पर्टिकुलर समराइजेशन टास्क के लिए, ठीक है, जो कि हमारा गोल था। तो आई होप करते हैं कि आपने इससे काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसके बाद जो एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं पेफ्ट के, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, लोरा क्यू लोरा, उस पर भी अगला वीडियो आने वाला है। ये तो सिंपल हगिंग फेस लाइब्रेरी के थ्रू ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हुए ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी का हमने फाइन ट्यूनिंग की है, ठीक है। लेकिन इसके जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं जो अभी बहुत पॉपुलर है, अनस्लॉथ, बिट्स एंड बाइट्स, ये सारी लाइब्रेरी बहुत पॉपुलर है मॉडल को फाइन ट्यून करने के लिए। तो ये सब कुछ हम लोग समझेंगे, और ये नोटबुक आपके साथ शेयर कर देंगे। और अपकमिंग वीडियो जो कि एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे मॉडल फाइन ट्यूनिंग पे, उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखिए बेसिक यही है। इसके बाद जो कुछ भी वीडियो आएंगे मॉडल फाइन ट्यूनिंग वो एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन फाइन ट्यूनिंग एक बार आप ये बेसिक क्लियर कर लो, वो सब भी बहुत ही बेसिक लगेगा आपको, ठीक है। थैंक यू।